मेरी कहानी सुनने के बाद रम्या मुझे अंदर झोंपड़ी में ले गया। झोंपड़ी में कोई चिराग रोशन नहीं था। उसने मुझे घास पर बिठाया और खुद बाहर जाकर लालटेन की रोशनी में वेंकट की चांदी की अंगूठी को गौर से देखने लगा। कुछ देर अंगूठी को देखने के बाद झोंपड़ी में आकर मेरे सामने घास पर बैठ गया। फिर बोला, ये अंगूठी मेरे दोस्त वेंकट की ही है, ये उसकी बीवी की निशानी है। मैं जानता हूँ ये अंगूठी उसने जीवन भर अपनी उंगली में ही रखी थी, लेकिन तुमने मेरे पास आकर सख्त गलती की है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हम लोग खुद यहाँ उम्र कैद किसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहूदी हमारी कड़ी निगरानी करते हैं। अगर उन्हें तुम्हारी भिनक भी पड़ गई तो वो मुझे और मेरे बीवी बच्चों को बांध कर समंदर में फेंक देंगे। मैं पहले तो जरा परेशान हुआ, लेकिन फिर अपनी तमिल जबान से उसको मजीद मुतासिर किया और खास तौर पर अपनी बीवी की इज्जत पर हमला करने वाले फर्जी बदमाश की कहानी कुछ ऐसे बयान की कि रम्या सोच में पड़ गया। उठकर तख्त तक गया, वहां से अपनी नारियल की गुड़गुड़ी उठाई और उसे आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। चंद सेकंड तक खामोशी से नारियल पीता रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। वो मुझे एक अजीब से तजस्सुस में छोड़ गया था। मैं फैसला नहीं कर सका कि वो यहूदी गार्ड्स को मेरे बारे में खबर करने गया है या मेरे बचाव और मेरी मदद की तदाबीर पर अमल करने गया है। बहरहाल मैं चौकस बैठा था और मेरा हाथ पतलून की पिस्तौल वाली जेब में था। थोड़ी देर बाद रम्या झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में कांसी की थाली थी जिसमें चावल और ऊपर सब्जी रखे थे। वो बोला, तुम चावल खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मुझे कदरे तसल्ली हुई। काफी देर बाद चावल खाने को मिले तो मैं सारे के सारे चावल और सब्जी की भुजिया खा गया। रम्या मेरे सामने बैठा नारियल पी रहा था। उसने नारियल मेरी तरफ बढ़ाया। नारियल पीते हो? मैंने कहा, नहीं दादा। वो किसी गहरी सोच में था। एक छोटा लड़का अंदर आकर थाली और पानी का खाली गिलास ले गया। रम्या गहरी सोच के समंदर से उभरते हुए बोला, पहले तो तुम दूसरे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें धोती कुर्ता ला कर देता हूँ। ये पतलून ठीक नहीं रहेगी। वो एक बार फिर उठकर बाहर गया और मेरे लिए धोती कुर्ता ले आया। मैंने बुशर्ट उतारी हुई थी। बाहर वाली लालटेन की रोशनी झोंपड़ी में आ रही थी। रम्या ने मेरे नंगे सीने की तरफ देखकर कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुमने जनेऊ नहीं पहना है। मैं एक पल के लिए रुका, फिर फौरन बोला, दादा, वेंकट की लाश के साथ मैंने जनेऊ से पत्थर बांध कर समंदर में डाला था। इस तरह से उसकी आत्मा सीधी स्वर्ग में जाएगी। वो गहरा सांस भरकर बोला, तुम ठीक कहते हो। ब्राह्मण विष्णु भक्त होते हैं। तुम्हारी सेवा हम पर फर्ज है, पर यहाँ बाहर से कोई आदमी यहूदियों की इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। तुम यहाँ कैसे रहोगे? मैंने रम्या के हाथ थाम लिए और आजिजी से कहा, दादा, मुझे किसी तरह से बचा लो। अगर मैं केरला या काले पानी के किसी भी दूसरे टापू में गया तो भारतीय पुलिस मुझे पकड़कर फांसी लटका देगी। तुम एक ब्राह्मण को जीवन दान दोगे तो विष्णु भगवान तुमसे बहुत खुश होंगे। उसने मेरा हाथ अपने माथे से लगाया। वो अकीदत की वजह से जज्बाती हो गया था। कहने लगा, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। मैंने हाथ बांधकर उसका धन्यवाद किया और पतलून उतार कर धोती पहनी। उसने मुझे एक जनेऊ भी ला कर दिया जिसको मैंने पहन लिया। वो झोंपड़ी के कोने में बैठकर नारियल पीते हुए बोला, मेरा यहूदी साहब मेरी बात मानता है। मैं उसको मद्रासी चावल पका कर देता हूँ। वो उसे बड़े शौक से खाता है। मैं कोई कहानी जोड़कर उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ तुम यही जाहिर करना कि तुम मेरी बहन के बेटे हो जो महाराष्ट्र में ब्याही हुई है और यहूदी साहब की इजाजत से यहाँ मेरे पास आए हो। मैंने कुर्ता भी पहन लिया और कहा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। रम्या ने लकड़ी के संदूक में से एक छोटी सी टीन की डिब्बी निकाल कर दी जिसमें सुर्ख गीला रंग था। विष्णु नाम का टीका लगा लो। मैंने उंगली रंग में भिगोकर तमिल लोगों की तरह माथे पर 3 मुतवाजी लकीरें बना ली। उसने मुझे एक पुरानी चप्पल ला कर दी और कहा, तुम इस झोंपड़ी में सोना। गर्मी जरूर होगी मगर तुम्हें आज की रात झोंपड़ी से बाहर नहीं निकलना। कल मैं अपने यहूदी साहब से कोई बात छेड़ूंगा। उसने अपनी बीवी को आवाज दी। उसकी उधेड़ उम्र सूखी सूखी बीवी अंदर आई। रम्या ने उसे पास बिठा लिया और बड़े एतमाद से कहा, सुखमनी, तुम इसे नहीं पहचानती? सुखमनी ने मुझे गौर से देखा और बोली, नहीं तो। रम्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, अब बताता हूँ। तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन मेरी एक सौतेली बहन अमरेली में ब्याही हुई है। उसने हमारी गोद से बाहर ब्याह किया था, इसलिए हम उससे नहीं मिलते थे। ये मेरी उसी बहन का बड़ा बेटा फाड़ीकर है। बूढ़ी औरत सुखमनी ने मेरे सर पर मोहब्बत से 2 बार हाथ रखा और अपने पति से कहा, मैं इसके लिए सीताफल लाती हूँ। जनूबी हिंद और मध्य प्रदेश में शरीफे को सीताफल कहते हैं। वो बाहर चली गई। रम्या बोला, मेरी पत्नी मेरी हर बात मान लेती है, बड़ी भोली है। मेरी बेटी संथा भी बिल्कुल माँ पर गई है। वो बाहर कोको बना रही है तुम्हारे लिए, तुम देखना वो भी फौरन मेरी बात पर यकीन कर लेगी। फिर वो मेरे जरा करीब होकर कहने लगा, मैं सबको यही बताऊंगा। इस बस्ती में ज्यादा लोग नहीं हैं, 6-7 तमिल कुंबे रहते हैं जो यहूदी फौजियों के यहाँ काम करते हैं। मुझे यहूदी साहब खुद पसंद करके केरला से लाया था। बाकी लोगों में ज्यादातर वो लोग हैं जो तमिलनाडु और केरला में जेल तोड़कर भागे हुए हैं। मैंने कहा, क्या भारतीय पुलिस वाले यहाँ कभी नहीं आते?
रम्या बोला, कभी कभी भारत से अफसर लोग आते हैं मगर हमारे साहब उन लोगों को छुपा देते हैं क्योंकि यहूदी नहीं चाहते कि ये जराइम पेशा लोग अब वापस भारत जाएं और लोगों को इस जजीरे के बारे में बताएं। मैंने शौरी तौर पर सवाल किया, दादा इस जजीरे में क्या होता है? हमारी भारतीय हुकूमत ने इन यहूदियों को ये जजीरा क्यों दिया हुआ है? रम्या कहने लगा, यहाँ यहूदियों की एक जेल है जहाँ उसके सियासी कैदी हैं। भारत ने अपनी मर्जी से यहूदियों को यहाँ इजाजत दे रखी है। मैंने भोलेपन से कहा, दादा केरला में तो लोग कहते हैं कि यहाँ यहूदी एटम बम बना रहे हैं। रम्या हंस दिया, फिर संजीदगी के साथ कहने लगा, हमने तो यहाँ कोई एटम बम नहीं देखा मगर इतना जरूर है कि एक पहाड़ी की तरफ हम भारतीय तमिल लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। हमें इससे क्या? अगर यहूदी एटम बम बना रहे हैं तो हमारी हुकूमत को जरूर पता होगा। फिर मेरे करीब होकर कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि हमारी भारतीय हुकूमत इन यहूदियों के साथ मिलकर अपने लिए एटम बम बना रही है क्योंकि हमने सुना है कि पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया है। मैं मुस्कुराया, हाँ दादा तुम ठीक कहते हो। दादा पाकिस्तान की क्या मजाल कि भारत का मुकाबला करे। इतने में रम्या की पत्नी सुखमनी थाली में 4-5 शरीफे डालकर ले आए। रम्या ने कहा, ये शगुन का सीताफल है भाटकर, इसे खा लो। मैंने उसकी पत्नी को धन्यवाद कहा और शरीफा खोलकर खाने लगा। रम्या की जवान बेटी संथा कांसी के कटोरे में गरम गरम कोको लेकर आ गई। काले पानी के जजीरों में कोको और कॉफी बहुत होती है। यहाँ के गरीब और मजदूर लोग कोको बहुत शौक से पीते हैं क्योंकि वो एक तो सस्ती होती है, दूसरे बहुत तेज होती है। कोको मैंने पहली बार मद्रास में पी थी। उसका जायका हल्का कड़वा होता है। उसने एक पुरानी सी धोती पहन रखी थी। धोती का पल्लू उसके कांधे पर पड़ा था। उसका रंग भी काला और माथे पर विष्णु का सुर्ख टीका था। मैंने उससे कटोरी ले ली और कोको पीने लगा। रम्या की बेटी संथा झुकी हुई नजरों के साथ कुछ बेजार बेजार सी लग रही थी। उसके बाप ने उसे वही कहानी सुनाई जो अपनी बीवी को इससे पहले सुना चुका था और मुझे अपना भांजा कहकर अपनी बेटी से तारुफ करवाया। ये वो सब कुछ अपने अजीज तरीन दोस्त वेंकट की आत्मा को शांति के लिए कर रहा था। इसका तजुर्बा मुझे 2-1 बार पहले भी हो चुका था। जनूबी हिंद की पुरानी नस्ल के लोगों को मैंने देखा था कि वो दोस्तियां निभाने में अपना सानी नहीं रखते और दोस्त की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। ये विष्णु मत की तालीमात का असर ही था। ये बात उनके धर्म सूत्रों में जगह जगह बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी गई थी कि जो अपने संगी साथी को धोखा नहीं देता, जो विपदा के समय उसके काम आता है, उसका अगला जन्म ऋषियों और गंधर्वों में होता है और ये लोग आवागौन को अपने धर्म का अटूट हिस्सा समझते हैं। रम्या की बेटी संथा ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसी तरह बेजार बेजार सी झोंपड़ी से बाहर निकल गई। कोको पीने के बाद मेरी जेब में इंडियन करेंसी के जितने नोट थे वो मैंने रम्या के आगे रख दिए और कहा, दादा ये मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से कमाए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें अपने पास रख लो, मुझे खुशी होगी। इतने सारे नोट देखकर रम्या की आंखें खुल गईं। उसकी बीवी सुखमनी भी बहुत खुश हुई। उसने नोट उठा लिए। रम्या बोला, बेटा इसकी क्या जरूरत थी? उसके बाद उसने अपनी बीवी से कहा कि वो इन नोटों को संदूक के नीचे छुपाकर एहतियात से रख दे। उसके रवैये में पहले से ज्यादा गर्मजोशी आ गई। सुखमनी ने कहा कि मुझे बाहर सुलाना चाहिए, अंदर मच्छर होंगे। बाहर अलाव के धुएं में मच्छर नहीं आते। मगर न जाने क्यों रम्या मेरे झोंपड़ी में ही सोने पर मुसर रहा। मैंने कहा, दादा मैं अंदर ही सो जाऊंगा, मुझे मच्छरों की आदत है। रात मैंने झोंपड़ी के अंदर ही बसर की। सारी रात मच्छरों से जंग करता रहा। पतली सी चादर ऊपर लेता तो गर्मी से दम घुटता। किसी न किसी तरह रात गुजर गई। दिन निकला तो रम्या हुक्के के कश लगाता झोंपड़ी में आया। मैं जाग रहा था। बोला, मेरे साथ आओ, झोंपड़ियों के पीछे तुम्हें तालाब दिखाता हूँ, वहाँ तुम स्नान वगैरह कर लो। अभी दिन पूरी तरह नहीं निकला था। जंगल के दरख्तों में हल्का हल्का अंधेरा बाकी था। मुझे तालाब पर छोड़कर रम्या चला गया। मैंने तालाब में स्नान किया। भारतीय तमिलों की उस बस्ती में 10-12 झोंपड़ियां थीं। उन्होंने बकरियां और गायें पाल रखी थीं। रम्या ने दिन अच्छी तरह निकलने के बाद मुझे बस्ती वालों से अपने भांजे की हैसियत से मिलवाया और उन्हें यही बताया कि मैं बड़े यहूदी साहब की इजाजत से वहां आया हूँ। ये सब एक ही तरह के गहरी सांवली और स्याह फाम रंगत वाले दुबले पतले से लोग थे। लगता नहीं था कि उनमें कोई जराइम पेशा और खूनी भी हो सकता है। मगर रम्या और वेंकट का यही कहना था कि इनमें ऐसे लोगों की अक्सरियत है। इनमें चंद एक ही शादीशुदा थे, बाकी अलग अलग झोंपड़ों में अकेले रहते थे। मैं बड़ा मुनकसिरुल मिजाज बनकर उन सबको प्रणाम कर रहा था और उनसे तमिल जबान में ही हम कलाम था। सबने बारी बारी मुझसे हाथ मिलाया। मेरा हुलिया भी तमिल वैष्णु हिंदू जैसा था, रंग भी सांवला हो गया था। फिर रम्या खुद मुझे अपना भांजा कह रहा था। भला किसी को क्या एतराज हो सकता था, लेकिन मैं देख रहा था कि एक तमिल मुझे घूर कर तकते हुए मुस्कुराया। रम्या ने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, क्यों कुंदरम, तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? लगता है रात तेरे साहब ने तुझे पीने को उम्दा सिगार दिया था। नाटे कद के स्याह घुंघराले बालों वाले पक्की उम्र के उस तमिल ने जिसका नाम कुंदरम था कहा, नहीं दादा, साहब तो तुम पर ही खुश होता है, हमें कौन पूछता है, मगर वो मेरी तरक्की जरूर कर रहा है। रम्या ने हंसकर कहा, जब भी तुम मुस्कुरा रहे हो
सब तमिल हंसने लगे। कुंदरम ने अचानक सवाल कर दिया, रम्या दादा, तुम्हारा भांजा वैष्णु ब्राह्मण कैसे हो गया? मैंने जल्दी से कहा, क्यों, क्या महाराष्ट्र में वैष्णु ब्राह्मण नहीं होते? मेरे पिताजी का एक भाई जैनी था, पर हमारी माता और पिता दोनों विष्णु हैं। रम्या ने नारियल का कश लगाते हुए कहा, अरे हाँ, महाराष्ट्र में वैष्णु भी होते हैं, जैनी और आर्य समाजी भी होते हैं, तुम्हें क्या एतराज है? कुंदरम ने मुस्कुराते हुए कहा, एतराज तो नहीं, मैं एतराज करने वाला कौन? वो खामोश हो गया, लेकिन मुझे उस पर शक सा पड़ गया। बाद में जब मैंने रम्या से कुंदरम के बारे में पूछा तो वो बोला, यहूदियों का बड़ा मुंह चढ़ा हुआ है, एक यहूदी मेजर का अर्दली है, मेरी संथा से ब्याह करना चाहता है। मैं नहीं माना, भला मैं कुंदरम जैसे खूनी से अपनी बेटी कैसे ब्याह दूं? मगर तुम उससे होशियार रहना। और सुनो, जो कहानी मैंने उन सब लोगों के आगे बयान की है, तुम भी हर बार उसी कहानी को दोहराना। वैसे मैं आज ही अपने यहूदी साहब से बात करूंगा ताकि कुंदरम को किसी किस्म की शरारत का मौका न मिल सके। अपना पिस्तौल मैंने झोंपड़ी के अंदर संदूक के पीछे छुपा दिया था। कुंदरम से तारुफ होने के बाद मैंने उसे संदूक के पीछे से निकालकर अपने कुर्ते के अंदर धोती में उड़स लिया। मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकता था कि कुंदरम नाम का ये तमिल मेरे इतने बड़े मिशन की राह में रुकावट बने। एक बार तो दिल में ख्याल आया कि उसे झोंपड़ियों में दूर ले जाकर गर्दन तोड़कर उसका किस्सा ही तमाम कर दूं, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गया कि अभी तेल और तेल की धार देखनी चाहिए। अगर ऐसा मौका आ गया तो मैं एक सेकंड की भी ताखीर नहीं करूंगा। रम्या बस्ती के दूसरे लोगों के साथ इसराइली बैरकों और दफातर में काम करने चला गया। जाते हुए वो मुझे कह गया कि मैं साहब को सारी कहानी बयान करके तुम्हारे यहाँ रहने की इजाजत ले लूंगा और तुम्हें कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा। मैंने रम्या का हाथ थाम कर चूम लिया और कहा, दादा, भगवान तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि अब मैं भारत वापस नहीं जा सकता। लोग चले गए तो बस्ती में बकरियां, 2-4 गायें और चंद एक बूढ़ी और नौजवान औरतें और 6-7 नंग धड़ंग काले कलोटे बच्चे ही रह गए। मैं अपनी झोंपड़ी के आगे तख्त पर तमिल लोगों की तरह घुटने सीने से लगाकर बैठ गया। रम्या का छोटा लड़का माँ के पास चूल्हे के करीब बैठा अपनी शकरकंदी के भुने जाने का इंतजार कर रहा था। रम्या की बेजार बेजार बेटी संथा करीब ही पानी की बाल्टी रखे बर्तन मांज रही थी। दूसरी झोंपड़ी के बाहर एक औरत गाय का गोबर थाप रही थी। तीसरी झोंपड़ी की बकरी बार बार मिमिया रही थी। मैं चुपचाप बैठा अपने आइंदा मंसूबे पर गौर करता रहा कि संथा धुले हुए बर्तन थाल में रखकर उठी और एक तायराना निगाह मुझ पर डालती हुई झोंपड़ी के अंदर चली गई। उसकी निगाह खाली और गैर मुताल्लिक थी, जैसे चलते चलते हमारी निगाह सड़क के किसी खंबे पर पड़ जाए। रम्या की बीवी सुखमनी को मेरा बड़ा ख्याल था, क्योंकि मेरे दिए हुए इंडियन करेंसी के सारे नोट उसने संभाल कर रखे थे। खाना पकाते हुए वो मुझसे बातें भी करने लगी। वो इस बात पर भी बड़ी खुश थी कि मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने मुझे गाय का ताजा दूध गर्म करके दिया। मैंने कहा, बाई, मुझे कोको बना दो। महाराष्ट्र के लोग भी गुजरातियों की तरह बड़ी बहन या मोअज़्ज़ज़ खातून को बाई के लक़ब से याद करते हैं। रम्या ने उस वक्त संथा को आवाज देकर कहा कि कोको का डिब्बा अंदर से ले आए। संथा झोंपड़ी में से एक टीन का छोटा डिब्बा ले आई। ये डिब्बा किसी अमरीकी कॉफी का डिब्बा था। उनके यहाँ अक्सर अमरीकी और इसराइली चीजों के खाली डिब्बे और खोखे थे। एक फौजी मग भी था जिसमें सिपाही चाय वगैरह पिया करते हैं। मैं देख रहा था कि रम्या की बीवी यही चाहती है कि उसकी बेटी संथा ज्यादा मेरे आसपास रहे और मुझसे बातें करे। उसने कोको बनाकर खुद मुझे देने की बजाय संथा को कांसी की प्याली थमाते हुए कहा, ले फाड़ीकर को दे। अरे शर्माती क्यों है, वो कोई गैर तो नहीं है। संथा शर्माती नहीं थी, बस वो कुछ बेजार थी अपने आप से, अपने माँ बाप से, मुझसे, आसपास के दरख्तों से और सारी दुनिया से बेजार और उकताई हुई। उसने धोती के पल्लू से कांसी की कटोरी पकड़ी और मेरे सामने तख्त पर लाकर रख दी। उसका चेहरा बेरूह, बेआवाज और बेहिस और बेजार था। मैं खामोशी से कोको पीने लगा। दोपहर को रम्या भोजन के लिए आया तो बड़ा खुश हुआ। आते ही बोला, सुखमनी, मेरे भांजे को साहब ने रख लिया है। सुखमनी ने थाली में देगची से चावल निकाल कर डालते हुए कहा, फाड़ीकर अपना बेटा है, हमारा मेहमान है, इसे काम करने की क्या जरूरत है। रम्या ने गले का जनेऊ अपने कान के गिर्द लपेट लिया। हिंदू खाने और नहाने से पहले गले का जनेऊ अपने कान के ऊपर कर लेते हैं। कहने लगा, अरे तू तो भगवान की गाय है, फाड़ीकर हमारा मेहमान भी है और बेटा भी, लेकिन अब ये हमारे पास ही रहेगा। सुखमनी ने खुश होकर कहा, जब तो मेरे बेटे को जरूर काम दिला दो। रम्या बोला, हमें झोंपड़ी में ही भोजन परोस दो, बाहर मक्खियां बहुत हैं। मैं और रम्या झोंपड़े में ही बैठ गए। रम्या ने बैठते ही कहा, मैंने अपने साहब को जाते ही तुम्हारी कहानी सुना डाली। पहले तो वो खामोश सा हो गया और मुझे गौर से देखने लगा। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब, आप हमारे माई बाप हैं, मेरा एक ही भांजा है, बीवी नेक थी, उसने गैरत में आकर बदमाश को कत्ल कर दिया और समंदर में तैरता हुआ यहाँ पहुंचा है। अब वो सारी जिंदगी मेरे पास ही रहेगा, मगर आपकी इजाजत के बगैर मैं उसे कभी
कभी अपने पास नहीं रखूंगा। आप राजी नहीं हैं तो मैं अभी उसे अपने हाथ से निकाल कर बाहर कर दूं। साहब ने कहा, नहीं नहीं रम्या, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि वो समंदर में तैर कर यहाँ कैसे आ गया। मैंने कहा, साहब फाड़ीकर जवान है, बहादुर है और माहीगीरों की औलाद है। समंदर उसके लिए कोई नई शय नहीं। वो तो कश्ती लेकर निकला था कि अपने मामू के चरणों में जाकर पनाह लूंगा कि रास्ते में कश्ती तूफान में फंस गई और बाकी का समंदर उसे तैर कर पार करना पड़ा। फिर साहब की मैंने कुछ इस तरीके से तारीफ और खुशामद की कि वो मान गया। बल्कि मैंने तो उससे ये भी मनवा लिया कि वो तुम्हें अपने यहाँ कहीं नौकरी भी दे दे। लेकिन वो तुमसे मिलना चाहता है। अब तुम मेरे साथ ही चलना भोजन के बाद। मेरा दिल एक सेकंड के लिए बैठ सा गया। आखिर उसका साहब इस्राएली फौजी था या इस्राएली इंतजामिया का कोई अफसर था। हो सकता है वो मेरे पिछले रिकॉर्ड से वाकिफ हो। बहरहाल फिर ख्याल आया कि ये लोग इसराइल से कोसों दूर समुद्री जजीरे में पड़े हैं, उन्हें मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं हो सकता। रम्या की बेटी संथा ने खाना लाकर हमारे आगे रख दिया। केले के एक पत्ते पर मछली का अचार भी था। रम्या ने संथा की तरफ देखकर कहा, अरे फाड़ीकर के लिए बकरी का दूध भी लाना। मुझे एहसास हुआ कि रम्या भी अपनी बीवी की तरह अपने दिल में इस ख्याल को पाल रही थी कि मेरी शादी संथा से कर दी जाए। रम्या जानता था कि अब मैं अपनी बीवी को छोड़ छाड़ कर एक ऐसे जजीरे में आ गया हूँ जहाँ से मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगा। मैंने उसे इंडियन करेंसी नोट भी दिए थे और अब मुझे नौकरी भी मिल रही थी। मुझसे अच्छा दामाद उसे नहीं मिल सकता था। खाने के बाद वो हाथ धोने बाहर गया तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि धोती के अंदर से अपना पिस्तौल निकाला और उसे संदूक के पीछे छुपा दिया। फिर मैं भी झोंपड़ी से बाहर आ गया। रम्या ने थोड़े बहुत नारियल की गुड़गुड़ी के कश लगाए और फिर मुझे साथ लेकर अपने साहब के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैं पहली बार उस पुरस्कार खतरनाक इसराइली अड्डे की तरफ जा रहा था जहां मेरे लिए कदम कदम पर खतरा और एक अजीम कमांडो मिशन की तकमील का उलझा हुआ ताना बाना बिखरा हुआ था। दिल में एक धड़का ये भी था कि कहीं एयरपोर्ट के गोदाम में मेरा क्रेट पूरी तरह न जला हो और जहां की सिक्योरिटी फोर्स को इल्म न हो गया हो कि हैफा से कोई दुश्मन जासूस क्रेट में लेट कर यहाँ दाखिल हो चुका है। लेकिन फिर सोचा कि क्रेट की लकड़ी चीड़ की थी जिसको जल्दी आग लग जाती है। फिर वहाँ फोम की चादर थी जो तेजी से आग पकड़ती है और उस पर मुस्तजाद ये कि मैंने ऑक्सीजन मास्क को भी आग लगा दी थी। ऐसी सूरत में मेरे क्रेट का बच जाना नामुमकिन था। और फिर मैंने दूर से गोदाम के रोशनदानों में से धुआं निकलते और आग बुझाने वाले इंजनों की आवाजें भी सुनी थी, जिसका मतलब यही था कि गोदाम में सिर्फ एक खोखे को ही आग नहीं लगी थी बल्कि मेरे खोखे के जल जाने के बाद उस आग ने दूसरे खोखों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। मैंने अपने एतमाद को बहाल किया और रम्या के साथ बातें करता एक पगडंडी पर चलता चला गया। पगडंडी जंगल में से 2-3 मोड़ काट कर एक ऐसी जगह पहुंचकर खत्म हो गई जहां मेरे सामने दिन की रोशनी में इसराइलियों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स था। बीच में एक पार्क था। दाएं बाएं 2 मंजिला दफातर थे जिनके आगे फौजी और गैर फौजी गाड़ियां खड़ी थी। किसी इमारत पर इसराइली परचम नहीं था। मेरा ख्याल है कि भारत ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी थी कि वो अपनी इमारतों पर अपना परचम लहराएं। सिक्योरिटी फोर्स की नीली गाड़ियां भी एक इमारत के सामने खड़ी थीं। बिल्कुल सामने ढलानी छत वाली एक 2 मंजिला बैरक नुमा इमारत थी जिसके बरामदों में कुछ गोरे लोग निकरों में मलबूस चल रहे थे। ये यहूदी ही हो सकते थे। रम्या बोला, यहाँ हमारे साहब का दफ्तर है, वो देखो वो बरामदा है ना, बस वहाँ हमें जाना है। साहब बड़ा अच्छा है। जाते ही उसे झुककर सलाम करना और फर्श पर बैठ जाना। मैं पूरी तरह तैयार था। रम्या मेरे आगे आगे था। रास्ते में पार्क के करीब उसने कई गोरे और सुर्ख रंग के इसराइली फौजियों और सिक्योरिटी के आदमियों को झुककर सलाम किया और मुझे भी कोहनी का टहुका दिया। मैंने भी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पहली 2 मंजिला इमारत के बरामदे में एक कमरे के सामने आकर वो रुक गया। कमरे के बाहर स्टूल पड़ा था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं यहाँ बैठा करता हूँ। साहब अंदर ही होगा, मैं अंदर जाकर इत्तला करता हूँ, तू कोने में बैठ जा। मैं जल्दी से बरामदे के कोने में जाकर बैठ गया। मैंने अपने ऊपर फकीरों और आजिजों जैसी मिस्कीनी तारी कर ली। रम्या चिक उठाकर कमरे में दाखिल हो गया। चंद सेकंड के बाद वो खुश खुश बाहर आया और बोला, फाड़ीकर आ जाओ, साहब बुलाता है। मैं उठा और हाथ बांध कर झुका झुका कमरे में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही मेरी नजर एक दराज कद शख्स पर पड़ी। वो चीफ सिक्योरिटी अफसर की फुल नीली यूनिफॉर्म में मलबूस चमकीली मेज के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठा कॉफी पी रहा था। आंखें छोटी, होंठ बारीक, सर पर जर्द बाल कुछ उड़े उड़े से थे। उम्र 50 से कुछ ऊपर होगी। चौड़े शाने और सुर्खी मायल सफेद रंग। शक्ल से वो मुझे जर्मन यहूदी लगा। उसने आंखें सुकेड़ कर मुझे सर से पांव तक देखा। मैं और दादा रम्या दोनों ही मेज के बिल्कुल करीब हाथ बांधे खड़े थे। मैंने दोबारा उसे प्रणाम भी किया, जिसका उसने जरा सा सर हिलाकर जवाब दिया। उसने मेरे चेहरे की तरफ इशारा करते हुए पहला जुमला यहाँ से शुरू किया, मराठी लोग इस तरह की फ्रेंच कट दाढ़ी नहीं रखते। मैंने माजरत के अंदाज में कहा कि ये दाढ़ी मैंने एक मराठी एक्टर को देखकर रखी है, वो मुझे बहुत पसंद है। उसने फौरन पूछ लिया, क्या नाम है उस एक्टर का। इस किस्म के सवालों के जवाब मुझे अजबर थे
उन्हें मैंने फौरन ही कहा, दाते काली कर। मैंने घर में उसकी तस्वीर भी लगाई हुई है। उसने कॉफी का मग मेज पर रख दिया और जेब से सिगरेट केस निकाल कर एक सिगरेट सुलगाया और बोला, अगर इंडियन पुलिस तुम्हारी तलाश में यहाँ आ गई तो हम तुम्हें उनके हवाले करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने गिड़गिड़ाते हुए आंखों में मसनूई आंसू भरकर कहा, साहब ऐसा न करना, वो मुझे फांसी पर लटका देंगे। मैंने एक गुंडे को इसलिए मारा था कि वो मेरी बीवी की इज्जत लूटना चाहता था। साहब मुझे अपने चरणों में ही रहने दें, मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। अब रम्या ने भी दबी जबान में मेरी हिमायत की और कहा कि फाड़ीकर मेरे पास रहेगा, ये बड़ा शरीफ लड़का है, बस गैरत के जोश में आकर ऐसा काम कर बैठा, इसे माफ कर दें साहब। यहूदी सिक्योरिटी अफसर ने रम्या दादा से मुतवज्जे होकर कहा, रम्या मैं इसे तुम्हारी जिम्मेदारी पर रख लेता हूँ। रम्या और मैं दोनों बैक वक्त ऑफिसर के कदमों पर झुक गए। मैंने तो उसकी पिंडली पकड़ ली। उसने जल्दी से टांग पीछे कर ली और बोला, इसकी जरूरत नहीं है, तुम इसे भी गैराज में गाड़ियां धोने पर लगा दो, चलो जाओ। हम शुक्रिया अदा करते झुके जा रहे थे। उल्टे पांव उस यहूदी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही रम्या ने गर्दन सीधी कर ली, फिर बोला, फाड़कर अगर मैं तुम्हारी जोरदार सिफारिश न करता तो साहब कभी तुम्हें मुलाजिम न रखता। यहाँ तो बाहर से कोई चिड़िया भी अंदर नहीं आ सकती। अब तुम साहब को शिकायत का मौका न देना, आओ तुम्हें गिराज में ले चलूं। गिराज फौजी और गैर फौजी दफातर के अकब में एक बहुत बड़े आगे को झुके हुए छप्पर के नीचे बनाया गया था, जहाँ कुछ फौजी और सिक्योरिटी वालों की नीली गाड़ियां गैराज के अंदर और बाहर खड़ी थी। 3-4 तमिल भारतीय उनकी मुरम्मत और सफाई वगैरह कर रहे थे। रम्या ने एक तमिल को आवाज देकर कहा, अप्पा साहब ने मेरे भांजे को गैराज में नौकर रख लिया है, इसको सफाई पर लगाओ। उस तमिल ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा तुम्हें बधाई हो, आज इस खुशी में ताड़ी पिलाओगे। फिर उसने मेरे कांधे पर हाथ रख दिया और बोला, तुम मराठी हो, कहते हैं मराठी लोग बड़े मेहनती होते हैं, यहाँ जी लगाकर काम करोगे तो साहब तरक्की देगा। उसने मुझे पानी से भरी हुई बाल्टी थमा दी और कहा कि कोने वाली जीप को धोना शुरू कर दो। मैं जीप के पहियों पर पानी डालकर गीला कपड़ा मार रहा था कि कुंदरम अंदर दाखिल हुआ। ये वही तामिल था जो रम्या की बेटी संथा से ब्याह करना चाहता था, मगर रम्या ने इनकार कर दिया था और जो केरला में खून करके यहाँ भाग आया था। उसने मुझे देखा तो रुक गया। फिर गैराज के इंचार्ज तमिल की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, अरे दादा ये तो रम्या का भांजा है, इसे यहाँ किसने लगा दिया? इंचार्ज ने कहा, बरसाम साहब ने लगाया है, मैं जाकर उनसे पूछ भी आया था। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? अरे ये अपने रम्या का भांजा है, इसकी मदद करना तो हमारा फर्ज है। कुंदरम ने तिरछी नजरों से मुझे देखा और बोला, क्यों नहीं दादा क्यों नहीं। उसने गैराज के कोने में रखा हुआ ग्रीस का एक डिब्बा उठाया और मुझे टेढ़ी नजरों से देखता हुआ गैराज से बाहर निकल गया। उस शख्स का पहली मुलाकात में ही मुझ पर अच्छा असर नहीं पड़ा था। उसकी छोटी छोटी आंखें बता रही थीं कि उसके दिल में कुछ और है और जबान पर कुछ और। हो सकता है मुझसे दुश्मनी की एक वजह यह भी हो कि मैं संथा की झोंपड़ी में रहता हूँ। उसका बाप अपनी बेटी का ब्याह मुझसे करना चाहता है, लेकिन मुझे इन बातों से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उससे मोहतात हो गया और फैसला किया कि उसके दिल को टटोल कर देखूंगा कि उसके अंदर क्या है। अब वहाँ मेरा मामूल बन गया कि सुबह रम्या दादा के साथ झोंपड़ी से निकलकर इसराइली कॉम्प्लेक्स के गैराज में आ जाता, दोपहर तक मोटरें साफ करता, दोपहर को रम्या के साथ वापस झोंपड़ी में जाकर भोजन करता, वापस आकर फिर काम में जुट जाता और शाम 4 बजे तक काम करता रहता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।